हेलो एवरीवन, वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। डिस्क्लेमर है, द वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आज हम जीआईबी पेपर 1 यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल बी का यूनिट 16 यानी बिजनेस साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाकी चैप्टर्स देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मॉड्यूल ये पूरा ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए उसको। Business cycle simply means that the whole course of business activity passes through the phases of prosperity and depression। देखिए, इसको बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए, बिजनेस साइकिल को उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब देखिए कोई बिजनेस है वो बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा। जैसे जीवन होता है ना, सुख है तो दुख आना ही आना है, उसी तरह से पहले प्रॉस्पेरिटी आएगी बिजनेस में, फिर डिप्रेशन आएगा। ठीक है, मतलब पहले बहुत आगे बढ़ेगा फिर नीचे भी जाएगा बिजनेस। तो ये बताया इन्होंने, इसको नाम दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस साइकिल के? पहली बात, बिजनेस साइकिल एक क्या है, सिंक्रोनिक सिस्टम होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट टेंड टू अकर एट ऑलमोस्ट द सेम पीरियड इन ऑल इंडस्ट्रीज। ऐसा बताया गया कि ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में जो अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी जो बढ़त होगी और जो कमी आएगी, यानी प्रॉफिट और लॉस होगा, या बिजनेस फ्लरिश करना या डूबना, दोनों चीज़ें एक सेम टाइम पीरियड पर होती हैं। अब बिजनेस साइकिलिक शोज़ अ वेव लाइक मूवमेंट, एक वेव की तरह, साइनसॉइडल कर्व होता है ना, उस तरह से अप डाउन शो करेगा। इसमें आपने पढ़ा हुआ ट्रफ और पीक पढ़ते हैं ना, क्रेस्ट। द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन कैन बी अल्टरनेटली सीन ए साइकिल। भाई, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन यानी कि जो बिजनेस की खूब हाई लेवल पे जाएगा और बहुत लो लेवल पे जाएगा, वो एक साइकिल की तरह देखा जा सकता है, अप डाउन मूवमेंट। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर। जो साइक्लिक, जो ऊपर नीचे वाला जो सिस्टम है, ये रिकरिंग यानी कि बार बार होता है। अब बूम इज़ फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड द डिप्रेशन अगेन इज़ फॉलोड बाय अ बूम। बूम मतलब जब बिजनेस बहुत अच्छा चले उसको बूम कहेंगे। उसके बाद क्या आएगा? डिप्रेशन, यानी कि बिजनेस डूबेगा भी, और जब डूबेगा तो उसके बाद फिर से क्या आएगा? बूम आएगा। ये बताया गया कि ये साइक्लिकल है, मतलब ये रिकरिंग है, बार बार होगा। नो इनडेफिनेट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनंत रूप से हमेशा फ़ायदा हो या हमेशा नुकसान हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये देखिए, उन्होंने बताया है बिजनेस में 4 फेजेस होते हैं बेसिकली: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ये जो फिगर है, ये देखिए आप, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। ये रियल जीडीपी और टाइम के बीच में एक कर्व दिया हुआ है उन्होंने, आपको सिर्फ इसमें क्या याद करना है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। बूम, फिर उसके बाद देखिए पीक आया यानी ऊपर गया बिजनेस, फिर रिसेशन आना शुरू हो गया, ठीक। उसके बाद डिप्रेशन आ गया, कतई डूब गया, ट्रफ आ गया। पीक और ट्रफ अभी हम पढ़ा था ना, क्रेस्ट और ट्रफ। उसके बाद फिर रिकवरी करना शुरू किया और फिर से बूम आ गया। तो कुल मिला करके बूम एक बार आया फिर दोबारा आया, उसके बीच में रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो ये 4 फेजेस हो गए। बूम, पहले ऊपर पे आएगा बिजनेस, फिर रिसेशन आएगा यानी मंदी आने लगेगी, उसके बाद डिप्रेशन आएगा, कतई डूब जाएगा, और फिर दोबारा रिकवर करेगा, और रिकवर करते करते फिर से बूम पर आएगा। ठीक है, ये फिगर है, ये पूरे चैप्टर समझ लीजिए इसी फिगर पर डिपेंड है बस। ठीक, अब सबको इन्होंने आगे डिटेल में समझाया है सबको कि बूम क्या होता है। During the boom phase, production capacity is fully utilized and also products fetch an above normal price which gives higher profit। ये कहा गया कि जब बूम फेज चल रहा होता है बिजनेस में, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है, यानी जो उत्पादकता होती है, वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही होती है, और जो प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं, वो अबव नॉर्मल प्राइस यानी अच्छे खासे महंगे बिक रहे होते हैं, जिससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जब प्रॉफिट ज़्यादा है उस चीज़ में, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो बढ़ जाएगा ना भाई। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मोबाइल की डिमांड बढ़ी है, ठीक है, मोबाइल, या मान लीजिए ऐसे अभी मोबाइल सेक्टर में डिमांड आई है। अब मोबाइल जब ज़्यादा चाहिए हैं, तो बेसिक सी बात है कि बूम फेज चल रहा है, तो मोबाइल ज़्यादा बन रहे हैं। जब ज़्यादा बन रहे हैं तो महंगे भी कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो जो अन्य लोग हैं वो सोचेंगे इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ऐसे में इसमें बूम फेज में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। टू मैन्युफैक्चर अ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर परचेज न्यू मशीन। जब मान लीजिए नए मोबाइल अब बनाने ढेर सारे, तो जो बनाने वाला जो उत्पाद क्षमता अपनी बढ़ानी होगी कंपनी को, तो ऐसे में जो कंपनीज़ हैं वो नई मशीनें भी खरीदेंगे। एम्प्लॉय वर्क एट हायर वेज, और एम्प्लॉय रखेंगे। जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग है उनके वेजेस बढ़ाएंगे, यानी उनका भत्ता, उनकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो उस तरह से इस चक्कर में क्या होगा? कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जब नई मशीन ले रहे हो, नए जो सैलरी बढ़ा रहे हो, नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मोबाइल जो पहले 10,000 का बिक रहा था, वो धीमे धीमे 10,500-11,000, नहीं, मोबाइल महंगा होने लगेगा। द फिक्स्ड इनकम ग्रुप और द सैलरीड क्लास फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप विद द इंक्रीज इन प्राइसेस। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं, सपोज कोई आदमी महीने का 50,000 कमा रहा है,
तो वो तो अपना माइंड 10,000 के हिसाब से मेकअप कर रखा है उसने। तो जब पूरा एज ए ग्रुप, एज अ होल, आप एज ए कंट्री बात करोगे, तो जो फिक्स इनकम के लोग हैं, वो जब ये प्राइस बढ़ रहा है तेज़ी में, तो वो उस बढ़ते हुए प्राइस के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। एक घर में सबके पास अलग अलग मोबाइल थे, तो वो कहेंगे भाई ऐसा करो, 2 ही लोग मोबाइल यूज़ करो और उसी से काम चलाओ, बाकी एक मोबाइल हटा दो। तो या नया नहीं खरीदेंगे, पुराना मोबाइल अगर ख़राब होगा तो कुल मिला के उनका कंजम्पशन कम हो गया। द डिमांड इज़ नाउ मोर और लेस स्टैग्नेंट और इवन डिक्रीज। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो डिमांड थी प्रोडक्ट की, वो या तो स्टैग्नेंट यानी अटक गई है, या फिर कम होने लगी है। तो जो बूम है वो अपने पीक पर पहुंच गया है। बूम और प्रॉस्पेरिटी रीचेज इट्स पीक, ये इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। फिर समझिए क्या होता है बूम फेज़ में, कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मैक्सिमम यूज़ हो रही है, तो जो प्रोडक्ट है वो महंगे बिक रहे हैं। जब महंगे बिक रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो अब नई मशीनें भी खरीदी जा रही हैं डिमांड पूरी करने के लिए, साथ ही साथ नए एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के वेजेस बढ़ा दिए गए हैं। इसके चक्कर में क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ गई तो जो फिक्स इनकम ग्रुप है उन्होंने लेना कम कर दिया, क्योंकि अब चीज़ महंगी हो गई, सस्ता सबको चाहिए, महंगा किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसे में जब उन्होंने लेना कम कर दिया है, तो अब क्या हुआ, जो कंजम्पशन था वो कम हो गया। तो कुल मिलाकर जो डिमांड है वो या तो स्टैग्नेंट हो गई या डिक्रीज हो गई। तो इस फेज़ को क्या कहेंगे, अब बूम जो है वो अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंच चुका है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, जो मैंने ऊपर आपको समझाया वही सब चीज़ें दी हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है रिसेशन। भाई जब बूम के बाद हमेशा क्या आएगा, रिसेशन। रिसेशन से आपको 2008 और 2009 याद हो गया होगा, लेहमैन ब्रदर्स वाला रिसेशन जो आया था। ठीक है, तो जब आपका बूम पीक पर पहुंच गया उसके बाद रिसेशन आएगा। अब रिसेशन का उन्होंने कैसे समझाया है, वंस इकोनॉमी रीच दिस पीक द कोर्स चेंजेस। जैसे ही इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, अपने पीक यानी मैक्सिमम पर पहुंच गई, उसके बाद उसका कोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व। मैंने बताया आपको कि फिक्स इनकम, जैसे ही जो फिक्स इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो लेना कम कर देंगे तो डिमांड कम होने लगेगी। द सप्लाई नो एक्सीज डिमांड। लेकिन मशीन तो ला आई चुकी थी, एम्प्लॉयज़ तो बढ़ाए जा चुके थे, तो कुल मिला के सप्लाई अब ज़्यादा हो गई लेकिन डिमांड कम हो गई। द ऑर्डर फॉर न्यू इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल कैंसल्ड। अब जब डिमांड कम हो गई, सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जो रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए जो नए ऑर्डर्स थे वो तो कंपनी कैंसिल कर देगी ना। भाई जब अब उतना चीज़ माल नहीं बिक रहा है तो कंपनी बनाएगी क्यों, जो स्टॉक पड़ा है पहले उसको बेचेगी। तो कुल मिला के नए इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल के जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए। अब क्योंकि उतना माल बिक नहीं रहा है, स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो बैंक को भी पैसा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं दे पाएगी। बैंकर्स किस पे इंसिस्ट करेंगे कि रीपेमेंट करो, स्टॉक बढ़ता जाएगा, बिजनेस फेलियर जो है बढ़ते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो हाँ पहले ज़्यादा था, अब इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा उन प्रोडक्ट्स में। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। जब आपका माल नहीं बिक रहा है, स्टॉक रूम में भरा पड़ा है माल, तो ऐसे में तो आप नया माल क्यों बनाएंगे। जब नया माल नहीं बनाएंगे तो नए एम्प्लॉयज़ आपको क्यों चाहिए, इनफैक्ट पुराने एम्प्लॉयज़ भी आपको हटाने पड़ेंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। प्रोड्यूसर्स आर कंप्लेन टू रिड्यूस प्राइस। अब इसमें केस में क्या होगा, देखिए बेरोजगारी बढ़ी ना तो मतलब रिसेशन आ गया, आप समझ लीजिए। अब जो उत्पादक लोग थे, जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनका क्या मजबूरी है कि अब स्टॉक ज़्यादा हो गया है, तो उन्हें अपना जो माल है उसको बेचने के लिए कम पैसे पे माल बेचना पड़ेगा। मतलब कि सस्ते में बेचेंगे, नुकसान में बेचें। क्यों, क्योंकि उन्हें जो पैसा मिलेगा जिससे कि वो रीपेमेंट कर सके बैंकर्स को, जो बैंक से लोन ले रखा है, प्राइवेट ले रखा है, कहीं भी रखा है, उनको रीपेमेंट भी तो करना है ना, अदरवाइज वहाँ पेनल्टी लग जाएगी, वहाँ डिफॉल्ट हो जाएगा, या उनके एसेट्स बेच दिए जाएंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी अगर इन्वॉल्व है तो। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें कोविड के टाइम में जब बिजनेस फेल होना शुरू हुए थे, उस टाइम आप प्रॉपर्टी के रेट्स अपने आप कम हो गए थे। क्यों, क्योंकि जो बिल्डर्स थे उनको तो भाई रीपेमेंट करना है ना, करोड़ों रुपए की उनकी ईएमआई है, तो ऐसे में वो पेमेंट कहाँ से लाएं, तो प्रॉपर्टी उन्होंने सस्ते में बेचना शुरू कर दी थी, ये भी एक हुआ था। सम फर्म्स आर फोर्स्ड इनटू बैंक्रप्सी। कुछ जो फर्म्स हैं ऐसे में वो बैंक्रप्ट तक हो जाएंगी। द फेलियर ऑफ वन फर्म अफेक्ट्स अदर फर्म विद हुम इट हैज़ बिजनेस कनेक्शन। एक फर्म का फेलियर दूसरे से भी कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो अगर, या मान लीजिए ऑटोमोबाइल से कंपनी में कोई कार कंपनी फेल होती है, तो जो चिप सप्लायर है उसको भी दिक्कत आएगी, जो उसके टायर बना रहा है उसको भी तो दिक्कत आएगी, जो उसके लिए स्टीयरिंग व्हील कवर बना रहा है, जो उसके सीट कवर्स बना रहा है, बहुत छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट्स जो होंगी बहुत छोटी छोटी होंगी। एंसिलरी यूनिट्स मतलब क्या होता है, एंसिलरी यूनिट्स मतलब होता है कि कोई बड़ा जो फैक्ट्री है उससे संबंधित उसके छोटे कलपुर्जे प्रोवाइड करना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स प्रोवाइड करना, इसके लिए उसके आसपास छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं एंसिलरी यूनिट्स। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी फर्म फेल हो रही है तो उससे कनेक्टेड जो भी फर्म्स हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हेडलाइट प्रोवाइड कर रहा था ऑटोमोबाइल कंपनी को, उसका भी तो बिजनेस जाएगा ना, क्योंकि अब हेडलाइट लेने वाला ही कोई नहीं है, तो उसकी भी डिमांड में कमी आ गई। द फेलियर ऑफ वन फर्म अफेक्ट द अदर फर्म्स विद हुम इट हैज़ बिजनेस कनेक्शन। देयर इज जनरल डिस्ट्रेस द फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज नोन एज क्राइसिस। तो यहाँ पर एक जनरल लेवल पर एक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। रिसेशन के मेजर क्राइसिस इन्होंने क्या क्या बताए हैं, मेजर रिसेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं।
जनरल डिक्लाइन इन डिमांड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, भाई डिमांड कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री जो है वो पैसा कम कर देगी, मतलब कि जो अपना सामान था उसके दाम गिरा देगी, जिससे कि वो कम से कम सर्वाइव तो कर सके। तो इस फेज़ को क्या बोलेंगे? रिसेशन फेज़ बोलेंगे। रिसेशन के बाद क्या आता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है? जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर देन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो डिमांड है वो प्रोडक्शन से भी ज़्यादा बुरी तरह से गिर रही है, मतलब बहुत बुरी तरह डिमांड गिरती जा रही है। तो वर्कर्स आर थ्रोन आउट, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाया जा रहा है। द रिमेनिंग वर्कर्स आर पोरली पेड, जो एम्प्लॉयज़ रोके भी जा रहे हैं उनको भी सैलरी कम कर दी गई है। द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट्स एट लोएस्ट विच रिजल्ट्स इन आइडल फंड्स। अब क्या हो गया? जब डिमांड माल की नहीं है तो कंपनीज बनाएंगी नहीं, जब कंपनीज बना रही नहीं माल उतना ज़्यादा, तो फिर वो लोन क्यों लेंगी? जब लोन नहीं लेंगी तो बैंक में क्रेडिट की डिमांड यानी लोन की डिमांड कम हो जाएगी, तो बैंक में लेकिन पैसा तो है, तो वो पैसा आइडली यानी बेकार पड़ा हुआ है। तो इसके चक्कर में क्या होगा? जब बैंक के पास कैपिटल बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे ना कैपिटल के। तो कुल मिलाकर के इस फेज को क्या कहेंगे? इस फेज को कहेंगे डिप्रेशन। द एग्रीगेट इकोनॉमिक एट इट्स बॉटम, मतलब ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बहुत लोएस्ट लो पर आ जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगी। एन एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमिक कॉजेज एक्टिविटी स्लो डाउन, इन्फ्लेशन इज कंपैरेटिवली लोअर। जो इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई कम है, क्यों? क्योंकि भाई माल ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप वैसे सस्ते में बेच रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से आ गई? इस फेज़ को क्या कहते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। अब लास्ट फेज़ क्या होता है? रिकवरी। देखिए सबसे दुख के बाद सुख ही आता है, उसी तरह से बिजनेस साइकिल भी है कि डिप्रेशन जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके बाद वो इकोनॉमी धीमे धीमे रिकवर होगी। द आइडियल वर्कर्स आर नाउ कम फॉरवर्ड टू वर्क एट लो वेजेस, जो भैया आपने जो एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था वो अब सस्ते में काम करने को तैयार हैं। भाई पहले उनको 10,000 सैलरी मिलते, वो कहते हैं 7,000 में कर ले, क्योंकि बेसिक नीड सबको पूरी करनी है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सस्ते में काम करने को तैयार हैं। एज द प्राइजेस आर एट द लोएस्ट, द कंज्यूमर्स हु पोस्टपोन देयर कंजम्पशन एक्सपेक्टिंग स्टिल फर्दर फॉल इन प्राइस नाउ स्टार्ट कंज्यूमिंग। आपको याद होगा शुरू में जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए थे बूम पीरियड में, उस समय लोगों ने फिक्स इनकम ग्रुप ने माल लेना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि महंगा हो रहा है। लेकिन अब जिन लोगों ने उससे माल लेना बंद किया था उनको अब लग रहा है कि अरे वाह चीज़ सस्ती होगी, सस्ती होगी तो खरीद लो, तो अब वो खरीदने चल दिए। तो ऐसे में डिमांड अब दोबारा धीमे धीमे रिकवर होने लगी। क्यों? क्योंकि प्राइस सस्ते हैं। द बैंक्स विद एक्यूमुलेटेड कैश रिवर्स नाउ कम फॉरवर्ड टू गिव लोन्स एट ईजियर टर्म्स। अभी हमने ऊपर ये भी पढ़ा कि बैंक के पास पैसा आइडियल पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए। जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो फिर ऑब्वियस सी बात है बैंक अब आसान शर्तों और नियम पर और कम ब्याज दर पर लोन देने को तैयार हुआ है, कम से कम पैसा इस्तेमाल तो हो। तो उससे क्या हो गया कि लोन इजीली अवेलेबल हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। एज द डिमांड इंक्रीजेज द स्टॉक्स ऑफ गुड बिकम इनसफिशिएंट। अब जैसे जैसे लोगों ने सस्ते में चीज़ें खरीदना शुरू कर दी, स्टॉक क्लियर होने लगा, तो जो भाई जो प्रोड्यूसर था उसको फिर से बनाना शुरू करें, क्योंकि स्टॉक जो है अब वो सफिशिएंट नहीं रह गया। द इकोनॉमिक स्टडी नाउ स्टार्ट पिकिंग अप, अब फिर से जो एक्टिविटी है वो दोबारा पिकअप करने लगी है, इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ने लगा है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को फिर से मिलने लगा है, और आउटपुट जो है वो धीमे धीमे बढ़ने लगा है। जो इंक्रीज इनकम है तो उससे डिमांड बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर धीमे धीमे जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो प्राइस फिर से बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ेगा और इनकम और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जब इनकम किसकी बढ़ेगी? जो लेबर्स हैं, जो बना रहे हैं, अल्टीमेटली वही तो कंज्यूमर्स है ना। तो ये आपने समझ लिया कि रिकवरी फेज कैसे होता है। द रिकवरी बिजनेस साइकिल में एग्जिबिट द फॉलोइंग मेजर इकोनॉमिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, मतलब ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी रिकवरी फेज में, ठीक है। इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा तो नए इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, ठीक है। तो नया इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इसके लिए लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मेकिंग बोरोइंग चीपर फॉर इन्वेस्टर्स, जिसके चक्कर में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो कर्ज लेना है वो कम हो जाए, वो सस्ता पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये थे 4 फेज, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। बूम, फिर आपका रिसेशन, फिर डिप्रेशन, और लास्ट में क्या आता है? रिकवरी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। मैं बोलना भूल गया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप सपोर्टिंग।